हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार हैं ट्वेल्थ में और जिनको 8 मार्च को क्लास 12 केमिस्ट्री का पेपर देना है, उनके लिए आज मैं लेकर आया हूं ट्वेल्थ केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। देखिए स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 केमिस्ट्री के टॉप 7 यानी कि 7 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को बताऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। और मैं ये भी क्लियर कर दूं कि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर में आते हैं। तो अगर ये 7 क्वेश्चन आप लोग पढ़कर जाते हैं भैया, तो आपका 6 से 7 नंबर तो कहीं नहीं जा सकता। तो देखिए क्वेश्चन कौन कौन से हैं आप लोग खुद देख लीजिए। पहले हम 2-2 नंबर वाले क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, उसके बाद में यहाँ पे 3 नंबर, 4 नंबर वाले क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। और लास्ट के जो ये 2-3 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं ना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको बिल्कुल मिस मत करना। और ये हमारे केमिस्ट्री का अब हम लास्ट चैप्टर पर आ चुके हैं। इसके बाद हम शुरू करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, सबको पढ़ेंगे, टेंशन मत लेना। तो ये जो सारे के सारे क्वेश्चन है, सातों क्वेश्चन, इनको एक एक करके आज हम पढ़ने वाले हैं। छोटा सा क्लास है, लास्ट तक देख लेना भैया, आपका नंबर क्लियर हो जाएगा। इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, बस इन 7 प्रश्नों को पढ़ लो, हर साल एग्जाम में आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। बस आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे ही क्लासेज आपको रेगुलर मिलती रहे। तो सबसे फर्स्ट वाला जो हमारा क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट को परिभाषित कीजिए। देखो हमारे केमिस्ट्री का जो लास्ट चैप्टर है, चैप्टर का नाम है जैव अणु, जिसको बायोमोलिक्यूल हम बोलते हैं। ठीक है, अब जैव अणु में आप लोगों को पता ही है, जैसे हम लोग जीव हैं, हमारे अंदर जो मॉलिक्यूल पाए जाते हैं उसी के बारे में इसमें बताया गया। तो कार्बोहाइड्रेट को परिभाषित कीजिए, सबसे फर्स्ट नंबर पर इसी क्वेश्चन को हमने रखा है। और ये 2 नंबर में अक्सर आते हैं, तो बहुत बड़ा आपको नहीं लिखना है। देखो कैसे लिखना है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ध्रुवण, घूर्णक, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं, या वे पदार्थ होते हैं जो जल अपघटित होकर मोनोसैकेराइड के कई अणु देते हैं। देखो इसका 2 डेफिनेशन एक ही में आपका लिखा है। एक तो आप ये लिख सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट ध्रुवण, घूर्णक, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं। दूसरा डेफिनेशन आप लिख सकते हैं कि वे पदार्थ जो जल अपघटित होकर मोनोसैकेराइड के कई अणु देते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। कुछ एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल जान लीजिए, काफी ज्यादा है। जैसे आप लोग देखे होंगे चीनी, अब देखिए क्या होंगे, आप लोग डेली यूज भी करते होंगे, चाय में यूज करते हैं या किसी में भी। ठीक है, स्टार्च, ये सब भैया कार्बोहाइड्रेट होते हैं। चीनी में भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ग्लूकोज, ग्लूकोज, ठीक है, लैक्टोज, ये सब कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल हैं। और इतना ही नहीं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तो मैंने आधे लिख दिया। ठीक है, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स के एग्जाम्पल होते हैं। मतलब कार्बोहाइड्रेट ध्रुवण, घूर्णक, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं, या वे पदार्थ जो जल अपघटित होकर मोनोसैकेराइड के कई अणु देते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल मैंने बताया, चीनी, स्टार्च, ग्लूकोज, लैक्टोज आदि, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स हैं। समझ में आ गया? तो 2 नंबर में आएगा, 2 नंबर में इतना ही लिखना होगा, कुछ खास नहीं लिखना है। अब हम लोग ये जान लेते हैं भैया, जैसे कार्बोहाइड्रेट जो है मोनोसैकेराइड के कई अणु देते हैं जल अपघटित होकर, तो आखिर मोनोसैकेराइड क्या होता है? ये देखो दूसरा वाला क्वेश्चन है, मोनोसैकेराइड क्या होते हैं। देखो अभी मैं आपको वो क्वेश्चन समझा रहा हूं जो 2-2 नंबर में आते हैं। आप लोग खुद देख लीजिए, ये सब 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। यहां से जो क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर, ये 3 नंबर और 4 नंबर में क्वेश्चन आते हैं। तो इनको भी मैं बताऊंगा। स्टार्टिंग हम छोटे से ही करेंगे, फिर बड़े वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे, टेंशन मत लेना। तो हमारे सेकंड नंबर पे ये वाला क्वेश्चन है भैया, एनसीईआरटी बुक से है और 2018 और 23 में आ चुका है। तो भैया 25 में भी आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि 24 में आया नहीं था। अब मोनोसैकेराइड क्या होते हैं? मैंने बताया कि कार्बोहाइड्रेट जो है जल अपघटित होकर मोनोसैकेराइड के कई अणु देते हैं। तो मोनोसैकेराइड्स क्या है?
देखो मोनोसैकेराइड वे कार्बोहाइड्रेट जो छोटे अणुओं में जल अपघटित नहीं हो सकते मोनोसैकेराइड कहलाते हैं। यानी कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो छोटे छोटे अणुओं में जल अपघटित नहीं हो सकते वो मोनोसैकेराइड कहलाते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जल अपघटित होकर मोनोसैकेराइड देता है। अब मोनोसैकेराइड दोबारा जल अपघटित नहीं हो सकता। कुछ एग्जाम्पल्स अगर हम लोग इसका भी समझें तो इसका भी लगभग वैसे एग्जाम्पल है जैसे आप लोग ग्लूकोज लिख सकते हैं इसके एग्जाम्पल में, ठीक है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज लिख सकते हैं, फ्रक्टोज, ठीक है। गैलेक्टोज लिख सकते हैं, गैलेक्टोज, ठीक है। ये सब आपके मोनोसैकेराइड है। या राइबोज भी लिख सकते हैं, राइबोज, ठीक है। ये सब आपके मोनोसैकेराइड्स होते हैं। आदि और भी होंगे, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि और नहीं है, बट ये सब मोनोसैकेराइड्स होते हैं। तो 2 नंबर में ये भी क्वेश्चन आता है तो इसको भी आप लोग पढ़ लेना। देखो जो जो आता है सबको पढ़ो। और ये वाली जो सीरीज है ना, जो मैं ये आपको बता रहा हूं, ये सीरीज मैं काफी दिनों से चला रहा हूं। आपको चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 10 तक सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे केमिस्ट्री में। आप लोग जाना, क्लास 12 केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पर, उस प्लेलिस्ट को ओपन करना, वहीं पे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन देखो क्या है, मॉलिस परीक्षण क्या है, मॉलिस टेस्ट क्या है, 2017-18 में आ चुका है। तो मॉलिस परीक्षण क्या होता है, देखो इसके बारे में आपको एक टिप्पणी मॉडल लिखना होता है। बहुत बड़ा नहीं लिखना है, ये जो आपके सामने दिख रहा है बस इतना सा लिखना है। 2 नंबर में ये आता है और 2 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मॉलिस परीक्षण क्या है, तीसरे नंबर पर हमारा ये क्वेश्चन आता है। हमारी लिस्ट जो है ना, इसमें ये तीसरे नंबर पर मैंने इसको रखा है। देखो मॉलिस परीक्षण क्या है, तो कुछ ऐसे लिखना है, ये कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण है। मॉलिस परीक्षण जो है ये कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आता है कि मॉलिस परीक्षण किसके लिए उपयोग किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट के लिए शर्करा, ठीक है, जो भी आपका हो। एक परख नली में ग्लूकोज का जलीय विलयन लेकर उसमें 2 मिली अल्फा नैप्थॉल का एल्कोहलिक विलयन मिलाकर उसमें कुछ बूंद सांद्र H2SO4 की डालने पर 2 द्रवों के बीच बैंगनी रंग का वलय बनता है। इसी को मॉलिस टेस्ट कहते हैं। मतलब आप ये कार्बोहाइड्रेट का एक परीक्षण है। इसमें होगा क्या, एक परख नली में ग्लूकोज का जलीय विलयन ले लो, ठीक है, उसमें 2 मिली अल्फा नैफ्थॉल का एल्कोहलिक विलयन मिला लो। मतलब आपको ग्लूकोज लेना है एक परख नली में और उसमें 2 मिलीलीटर अल्फा नैफ्थॉल का एल्कोहलिक विलयन मिलाना है। फिर कुछ बूंद H2SO4 की उसमें डालनी है। फिर होगा क्या, 2 द्रवों के बीच बैंगनी रंग का वलय बनेगा। इसी को हम मॉलिस परीक्षण कहते हैं। जैसे ल्यूकास परीक्षण हमने पढ़ा था अल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर में। अब ल्यूकास परीक्षण का यूज होता था किसके लिए, जो आपका प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहल्स होते हैं उनमें डिफरेंस करने के लिए, उनमें विभेद करने के लिए। वैसे मॉलिस परीक्षण का यूज हम कार्बोहाइड्रेट्स के लिए करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा आंसर है, कुछ खास आपको इसमें नहीं देना होगा। 2 नंबर में ये भी अक्सर आता है। देखो क्वेश्चन आप सारे के सारे पढ़ो। अब इसके बाद जो हमारी सीरीज चलेगी चैप्टर 1 से लास्ट तक, वो 3 नंबर 4 नंबर वाले जो क्वेश्चन है ना, उनकी सीरीज चलेगी। तो टेंशन बिल्कुल मत लेना, जब तक आपके भैया हैं नो टेंशन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चलेंगे अपने चौथे क्वेश्चंस पे। ये क्वेश्चन भैया आपका बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लिस्ट में। तो 2014, 16, 18 में आ चुका है, तो 25 में भी आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो क्वेश्चन है कि लिपिड क्या है, इसके प्रमुख मुख्य कार्य क्या है। मतलब लिपिड्स क्या होते हैं और इनके मुख्य कार्य क्या होते हैं, ठीक है। तो इनको भी मैं आपको समझा देता हूं, व्हाट इज लिपिड्स। देखो ध्यान से समझो, वे वसा और तेल जो जंतुओं एवं वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं उन्हें लिपिड वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। यानी कि ऐसे वसा और ऐसे तेल जो जंतुओं और वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं, मतलब जंतु से प्राप्त होंगे या वनस्पतियों से प्राप्त होंगे, उन्हें लिपिड के वर्ग में रखा गया, उन्हीं को लिपिड कहते हैं, ठीक है। लिपिड जल में अविलेय कार्बनिक पदार्थ है। मतलब लिपिड जो है ये जल में अविलेय होते हैं, जल में ये नहीं घुलेंगे, जल में विलेय नहीं होते हैं, ठीक है। जो निम्न ध्रुवण के कार्बनिक विलायकों जैसे ईथर, क्लोरोफॉर्म में विलेय होते हैं। मतलब लिपिड जो होते हैं ना, ये जल में अविलेय होते हैं, जल में तो ये नहीं घुलेंगे, लेकिन जो निम्न ध्रुवण के कार्बनिक विलायक हैं जैसे ईथर और क्लोरोफॉर्म, इसमें विलेय होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण लिपिड इस प्रकार हैं। जैसे कुछ लिपिड की अगर मैं आपको नाम बताऊं तो देखो कौन कौन से लिपिड हैं, वसा और तेल, फास्फोलिपिड,
स्टेरॉइड और टर्पीन्स, ये सब कुछ लिपिड के नाम हैं। तो लिपिड क्या होते हैं? वे वसा और तेल जो जंतुओं एवं वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं तथा उन्हें लिपिड वर्ग में रखा गया है। लिपिड जल में तो अम्लीय कार्बनिक पदार्थ है, लेकिन निम्न ध्रुवण के कार्बनिक विलायक जैसे ईथर और क्लोरोफॉर्म, ठीक है, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? CHCl3। ईथर मैंने बताया था ROR टाइप के ईथर होते हैं, ठीक है। तो ये आपके इसमें विलय होते हैं। और कुछ महत्वपूर्ण लिपिड इस प्रकार हैं, जैसे वसा और तेल, फास्फोलिपिड, स्टेरॉइड और टर्पीन्स। अब लिपिड के कार्य क्या हैं? ये देखो लिपिड के कार्य। तो फर्स्ट वाला कार्य है कि कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन के अभाव में शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। मतलब कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन के अभाव में शरीर को ऊर्जा प्राप्त करना, ये इसका फर्स्ट कार्य है। दूसरा, शरीर के ताप को नियंत्रित करना, शरीर के ताप को ये कंट्रोल करता है, ठीक है, लिपिड जो है, ठीक, मतलब हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी ये कंट्रोल करता है, ठीक है। और फर्स्ट था कि कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन के अभाव में शरीर को ऊर्जा प्राप्त करता है, प्रदान करता है। तीसरा, स्टेरॉयड कोशिका झिल्ली के घटक हैं, मतलब स्टेरॉयड जो है ये कोशिका झिल्ली के घटक हैं। चौथा, ये हार्मोन विकास, वृद्धि, पोषण, जनन क्षमता को नियंत्रित करते हैं, मतलब जो लिपिड्स होते हैं। तो लिपिड्स के कुछ मेन वर्क मैंने आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन के अभाव में शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। अगर मान लीजिए आपके अंदर कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन कम है तो आपके शरीर में अगर लिपिड है ना तो वो आपको एनर्जी प्रदान करेगा। दूसरा, शरीर के ताप को ये कंट्रोल करता है। तीसरा, स्टेरॉइड कोशिका झिल्ली के घटक हैं। चौथा, ये हार्मोन्स विकास, वृद्धि, पोषण, जनन क्षमता को नियंत्रित करते हैं। बस ये सब इसके कार्य हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। ये 2 नंबर 3 नंबर दोनों में आता है। अब ये वाला जो क्वेश्चन हम लेकर आए हैं आपके समक्ष, ये क्वेश्चन भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार पूछा जा रहा था। 2024 में नहीं आया तो भैया 25 में आएगा, आ सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारी लिस्ट में 5वें नंबर पर है मेरे भाई, और बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें जानना जरूरी भी है, क्योंकि हमारे अंदर ये पाया जाता है। प्रोटीन किसके अंदर नहीं पाया जाता? हमारे अंदर प्रोटीन्स होते हैं, हम सभी को पता है। तो देखो क्वेश्चन क्या है कि प्रोटीन के मुख्य स्रोत क्या हैं, इनमें पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों के नाम लिखिए, प्रोटीन का हमारे भोजन में क्या महत्व है। भैया ये 3 नंबर और 4 नंबर में स्पेशली क्वेश्चन आता है, तो इसको तो आप बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि 3 नंबर 4 नंबर फ्री के नहीं मिलते हैं। 3-4 नंबर की कीमत उनसे पूछो जो 1 नंबर से टॉप 10 में आने से चूक जाते हैं। तो यही है कि प्रोटीन के मुख्य स्रोत क्या है, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन, इनमें पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों के नाम क्या हैं, और प्रोटीन का हमारे भोजन में क्या महत्व है। तो देखो सबसे पहले हम प्रोटीन के मुख्य स्रोत को समझ लेते हैं, आखिर मेन सोर्स क्या है इसका। तो दूध, अंडा, दालें, मछली, मांस आदि, इन सब में प्रोटीन बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। मतलब दूध जो हम लोग यूज करते हैं, अंडा लोग खाते हैं, दालें हम यूज करते हैं, मछली बहुत सारे लोग खाते हैं, मांस खाते हैं, तो इन सब में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। कुछ मुख्य तत्व इसमें जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये कुछ मुख्य ऐसे तत्व हैं जो इनमें पाए जाते हैं, ठीक है। तो मुख्य स्रोत जो प्रोटीन का है, दूध में बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है, अंडा में भी प्रोटीन पाया जाता है, दाल में तो काफी ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है, दाल को लोग पीते हैं, खाते भी हैं, दलिया बना के पीते हैं। मछली, मांस, इन सब में बहुत ही ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। मैंने कहा था कि जैव अणु चैप्टर है भैया, तो ये जैव अणु जो चैप्टर है ये बायोमोलिक्यूल चैप्टर का नाम है, तो ये हमारे ही शरीर से रिलेटेड ज्यादातर इसमें क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो ये समझिए आप। आगे देखिए महत्व क्या है इसका, महत्व समझ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। महत्व में देखिए 2 बार हो गया, चलो एक बार देखो। प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक है। मतलब प्रोटीन जो है हमारे शरीर की जो वृद्धि है, ठीक है, जो ग्रोथ है, उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन हमारे शरीर में नए ऊतकों का निर्माण करने में सहायक है तथा पुराने ऊतकों की टूट फूट को ठीक करती है। मतलब प्रोटीन क्या है, हमारे शरीर में जो नए ऊतक हैं, नए जो टिश्यूज है ना, उसको क्रिएट करते हैं, उसको निर्माण करने में हेल्पफुल होते हैं, सहायक होते हैं। और पुराने जो ऊतक हैं उनकी टूट फूट को ठीक करती हैं। जो पुराने ऊतक हैं, पुराने टिश्यूज हैं, उनमें कुछ प्रॉब्लम्स है तो उसको रिपेयर करती हैं कौन, ठीक है, प्रोटीन। आगे देखिए क्या है, प्रोटीन हमारे शरीर को ऊर्जा भी प्रदान करती है, प्रोटीन हमारे शरीर को एनर्जी भी प्रदान करती है, परंतु यह कार्य कार्बोहाइड्रेट तथा वसा की अनुपस्थिति में होता है। लेकिन होगा क्या कि ये जो कार्य है ना, ये कार्बोहाइड्रेट तथा वसा की अनुपस्थिति में होगा, ठीक है। आगे देखिए,
प्रोटीन संकीर्ण नाइट्रोजन युक्त यौगिक हैं। ये हमारे शरीर में पाए जाने वाले खून आदि का पीएच भी ठीक रखती हैं। मतलब प्रोटीन जो है ना, ये प्रोटीन नाइट्रोजन युक्त यौगिक होते हैं और हमारे शरीर में जो पाया जाने वाला खून है उसके पीएच को भी ये ठीक रखती हैं। ठीक है, आगे देखिए। जब प्रोटीन हमारे शरीर में पहुंचता है तब HCl अथवा पेप्सिन नामक एंजाइम द्वारा एमिनो अम्ल में जल अपघटित हो जाते हैं। मतलब जब प्रोटीन हमारे शरीर में पहुंचेगा ना, तो हमारे अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाए जाते हैं और पेप्सिन पाया जाता है। ये सब जो एंजाइम है ना, इनके द्वारा एमिनो अम्ल में जल अपघटित हो जाएंगे। ये अम्ल रुधिर वाहिकाओं द्वारा रुधिर में अवशोषित हो जाती हैं और रुधिर के प्रवाह के साथ शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचते हैं, जहां ये नई कोशिकाओं और ऊतकों का निर्माण करते हैं। ठीक है, मतलब होगा क्या कि जो ये अम्ल हैं ये रुधिर वाहिकाओं द्वारा हमारे रुधिर में, यानी कि खून में, रुधिर का मतलब खून, इसमें अवशोषित हो जाते हैं और खून के प्रवाह के साथ शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचते हैं, जहां ये नई कोशिकाओं और ऊतकों का निर्माण करते हैं। इस कार्य के अतिरिक्त प्रोटीन विभिन्न एंजाइम संश्लेषित करते हैं और शरीर को संक्रमण से भी बचाते हैं। मतलब प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन लाइनों को पढ़कर आपको समझ में आ चुका होगा कि आखिर प्रोटीन हमारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है हमारे शरीर में, ये आपको पता चल चुका होगा। प्रोटीन, विटामिन, ठीक है, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी बॉडी के लिए, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये था कि प्रोटीन के मुख्य स्रोत क्या हैं, इनमें पाए जाने वाले तत्वों के नाम, मैंने मुख्य स्रोत बताया, तत्वों के नाम बताया, और प्रोटीन का हमारे बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए क्या महत्व है वो भी मैंने आपको बताया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था, जो शायद आपको समझ में आ चुका होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत स्पेशल है हम सभी के लिए, क्योंकि इसको बिल्कुल भी मिस हम नहीं करेंगे। क्वेश्चन है कि न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, इनके दो महत्वपूर्ण कार्य लिखिए। देखो भैया, बायोलॉजी आपने पढ़ा होगा, उसमें न्यूक्लिक एसिड जैसे डीएनए एंड आरएनए पढ़ा होगा, उसी के बारे में पूछा जा रहा है कि न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं। देखो, जैव अणु जो चैप्टर है ना, ये कुछ बायोलॉजी से हमारे रिलेटेड है। तो न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, इनके दो महत्वपूर्ण कार्य आपको लिखना है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और कई बार हमारे एग्जाम में आ चुका है, तो इस बार भी पूरे के पूरे चांसेस हैं कि हमारे एग्जाम में ये आए। तो चलो हम लोग, इसको मैंने हैंड रिटन लिखा है और ये मैं आपको समझाने वाला हूं। देखो, न्यूक्लिक अम्ल हम एक बहुत प्यारा सा हेडिंग डालेंगे और इसके बारे में लिखेंगे। देखो, न्यूक्लिक अम्ल वे जैव अणु होते हैं जो सभी जीवित कोशिकाओं के नाभिकों में न्यूक्लियो प्रोटीन अथवा क्रोमोसोम के रूप में पाए जाते हैं। मतलब न्यूक्लिक अम्ल ऐसे जैव अणु, ऐसे बायोमोलिक्यूल होते हैं ना, जो हम सभी जीवित कोशिकाओं, मतलब जितने भी जीवित कोशिकाएं हैं ना, उनके नाभिकों में न्यूक्लियो प्रोटीन अथवा क्रोमोसोम के रूप में पाए जाएंगे। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार का होता है, शायद आपको पता होगा। फर्स्ट है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए, और दूसरा है राइबोस न्यूक्लिक एसिड यानी कि आरएनए। दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड होते हैं। डीएनए और आरएनए के बारे में आपने पढ़ा होगा। अब आज आपने सुन लिया तो आपको तो पता चल चुका होगा, लेकिन आपने पहले भी पढ़ा होगा। चूंकि न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइडों की लंबी श्रृंखला वाले बहुलक हैं, अतः इन्हें पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। जो न्यूक्लिक अम्ल है ना, ये न्यूक्लियोटाइडों की लंबी श्रृंखला के बहुलक है। मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करते हैं। बहुलक का मतलब बहुत सारे न्यूक्लिक अम्ल मिलकर न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करेंगे, यानी कि न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करेंगे। अतः इन्हें पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं, यानी कि न्यूक्लिक एसिड को हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर हमारा न्यूक्लिक अम्ल बना होता है। देखो, सबसे पहले हम डीएनए की बात करें। अभी मैं बताऊंगा इसका क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, वो भी मैं बताऊंगा क्या क्या पाया जाता है, टेंशन मत लेना। तो डीएनए आनुवंशिकता का रासायनिक आधार है तथा इसे आनुवंशिक सूचनाओं के संग्राहक के रूप में जाना जाता है। मतलब डीएनए जो है, ये आनुवंशिकता का रासायनिक आधार है और इसे आनुवंशिक सूचनाओं के संग्राहक के रूप में जाना जाता है। डीएनए लाखों वर्षों से किसी जीव की विभिन्न प्रजातियों की पहचान बनाए रखने के लिए विशिष्ट रूप से उत्तरदायी है। मतलब डीएनए जो है ना, ये लाखों वर्षों से किसी जीव की विभिन्न प्रजातियों की पहचान बनाए रखने के लिए विशिष्ट रूप से उत्तरदायी है। जैसे मान लो कोई पिता है, वो अपने बेटे को पहचानने से इनकार कर दे, भाई ये मेरा बेटा नहीं है, तो आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा ये पता लगा सकते हैं कि भैया इसका खून है कि नहीं है ये। ठीक है, आगे देखो,
कोशिका विभाजन के समय एक डीएनए अणु स्वप्रतिकरण में सक्षम होता है तथा पुत्री कोशिका में समान डीएनए रज्जु का अंतरण होता है। मतलब स्वप्रतिकरण के द्वारा यह अपने समान डीएनए को बना लेता है। आगे देखिए, न्यूक्लिक अम्ल डीएनए तथा आरएनए का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण है। मतलब जो आरएनए है ना, उसका जो मेन काम है वो कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का होता है। वास्तव में कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण विभिन्न आरएनए अणुओं द्वारा होता है, परंतु किसी विशेष प्रोटीन के संश्लेषण का संदेश डीएनए में उपस्थित होता है। मतलब होता क्या है कि वास्तव में जो कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण होगा ना, वो विभिन्न आरएनए अणुओं द्वारा होता है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड्स के द्वारा होता है, क्योंकि राइबोज न्यूक्लिक एसिड जो है डीएनए प्रोटीन संश्लेषण के लिए ही जाने जाते हैं, परंतु किसी विशेष प्रोटीन के संश्लेषण का संदेश डीएनए में ही उपस्थित होता है। कुछ क्लासिफिकेशन मैं आपको बता दूं कि आखिर डीएनए का क्लासिफिकेशन कैसे होता है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। देखो, डीएनए में तीन चीजें पाई जाती हैं, एक तो फास्फोरिक अम्ल, दूसरा डीऑक्सीराइबोज, तीसरा नाइट्रोजनी कार्बनिक क्षार। ठीक है, ये तीन चीजों से मिलकर हमारा डीएनए बना होता है। नाइट्रोजनी कार्बनिक क्षार जो है, मैं डीएनए की बात कर रहा हूं। नाइट्रोजनी कार्बनिक क्षार में दो चीजें होती हैं, दो नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं, प्यूरिन, पिरिमिडिन। ठीक है, अब पिरिमिडिन जो है इसमें चार होते हैं, आपने सुना होगा एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। तो ये आपसे पूछा जाता है कि डीएनए में कौन से नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं, तो एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन चारों दे दिए जाएंगे। तो समझ में आया, डीएनए में तीन चीजें मेनली पाई जाती हैं, फास्फोरिक अम्ल, डीऑक्सीराइबोज और नाइट्रोजनी कार्बनिक क्षार। नाइट्रोजनी कार्बनिक क्षार में दो चीजें पाई जाती है, प्यूरिन, पिरिमिडिन। पिरिमिडिन जो है इसमें चार चीजें होंगी, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। ठीक है, ये इसमें क्लासिफिकेशन मैंने किया। आरएनए में भी लगभग ऐसे ही होगा, बस थोड़ा सा चेंज होगा। देखो आरएनए में क्या होता है, ध्यान से समझो। आरएनए में तीन चीजें इसमें भी पाई जाएंगी, जैसे फास्फोरिक अम्ल, राइबोज, यहां पे राइबोज पाया जाएगा, वहां पे डीऑक्सीराइबोज था। ठीक है, और नाइट्रोजनी कार्बनिक क्षार इसमें भी पाए जाते हैं। और इसमें भी नाइट्रोजनी कार्बनिक क्षार में दो चीजें होती है, प्यूरिन, पिरिमिडिन। ठीक है, दो चीजें हो गई, प्यूरिन, पिरिमिडिन। पिरिमिडिन में चार चीजें होंगी, एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल, साइटोसिन। देखो यहाँ पे थाइमिन की जगह पर यूरेसिल होगा आरएनए में। देखो डीएनए में थाइमिन था, यहाँ पे यूरेसिल होगा, बस इतना चेंज होगा। तो समझ में आया, आरएनए में फास्फोरिक अम्ल, राइबोज शर्करा और नाइट्रोजनी कार्बनिक क्षार होंगे। नाइट्रोजनी कार्बनिक क्षार में दो चीजें होंगी, दो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, प्यूरिन, पिरिमिडिन। पिरामिडिन रहेगा। ठीक है, पिरामिडिन, और पिरिमिडिन में क्या होगा, पिरामिडीन ही रहेगा शायद। ठीक है, इसमें चार चीजें पाई जाएगी, चार पिरिमिडिन पाए जाते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल, साइटोसिन। बस हो गया, ये भी क्वेश्चन हमारा हुआ कंप्लीट। अब हम चलेंगे अपने लिस्ट के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, जो हमारा लिस्ट है, टॉपर लिस्ट, उसके लास्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग चलेंगे, क्योंकि ये हमारा 6 नंबर क्वेश्चन था। 7 नंबर पे चलते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएनए तथा आरएनए में महत्वपूर्ण संरचनात्मक एवं क्रियात्मक अंतर लिखिए। मतलब डीएनए और आरएनए में आपको अंतर लिखना है, संरचनात्मक अंतर और क्रियात्मक अंतर दोनों लिखना है, क्योंकि ये केमिस्ट्री है। 2018-23 में आ चुका है, तो 25 में भी आ सकता है। मतलब आपको संरचनात्मक एवं क्रियात्मक अंतर लिखना है। तो चलिए लिखते हैं भैया। सबसे पहले डीएनए तथा आरएनए में जो अंतर होगा, सबसे पहले हम संरचनात्मक अंतर को थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो डीएनए में क्या होगा, डीएनए इधर आरएनए, संरचनात्मक अंतर मैं बता रहा हूं। डीएनए में उपस्थित शर्करा 2 डीऑक्सी डी राइबोज है, मतलब इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। आरएनए में उपस्थित शर्करा डी राइबोज है, यानी कि राइबोज शर्करा होती है। ठीक है, डीएनए में साइटोसिन तथा थाइमिन, पिरिमिडिन क्षारकों के रूप में होते हैं। इसमें साइटोसिन तथा थाइमिन, पिरिमिडिन क्षारकों के रूप में होंगे। आरएनए में साइटोसिन तथा यूरेसिल, देखो यहाँ पे थाइमिन की जगह पर यूरेसिल होगा, पिरिमिडिन क्षारकों के रूप में होते हैं। डीएनए की द्विकुंडलित अल्फा हेलिक्स संरचना होती है। डीएनए कुछ इस प्रकार का होता है, ये देखो कुछ इस टाइप का आपका डीएनए होता है, यानी कि डबल हेलिक्स जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, यानी कि डीएनए की द्विकुंडलित अल्फा हेलिक्स संरचना होती है। आरएनए की एकल कुंडलित अल्फा हेलिक्स संरचना होती है, मतलब आरएनए में एकल कुंडलित अल्फा हेलिक्स संरचना होती है। उसके बाद में देखो, डीएनए अणु अत्यंत विशाल होते हैं। इनका आणविक द्रव्यमान 6 × 10⁶ से 16 × 10⁶ U के मध्य होता है।
मतलब डीएनए जो होते हैं ये काफी बड़े होते हैं। इनका द्रव्यमान जो होगा 6 गुणे 10 की पावर 6 से 16 गुणे 10 की पावर 6 यू के मध्य होता है। आरएनए अणु अपेक्षाकृत छोटे होते हैं, मतलब डीएनए की तुलना में, डीएनए के कंपैरिजन में ये छोटे होंगे। इनका आणविक द्रव्यमान 20,000 से 40,000 यू के मध्य होता है। तो ये थे आपके संरचनात्मक अंतर डीएनए और आरएनए की। क्रियात्मक अंतर थोड़ा सा हम समझ लेते हैं क्योंकि दोनों हमें लिखना है। तो क्रियात्मक अंतर समझिए, देखो डीएनए आरएनए, डीएनए में प्रतिकरण का विशिष्ट गुण होता है, मतलब डीएनए में जो है प्रतिकरण का गुण पाया जाता है जिससे ये अपने समान ही नए डीएनए को उत्पन्न कर सकता है, मतलब अपने समान ही एक नए डीएनए को जनरेट कर सकता है, इसी को प्रतिकरण बोलते हैं। तो डीएनए में प्रतिकरण का विशिष्ट गुण होता है। आरएनए सामान्यतः प्रतिकरण नहीं करते, मतलब आरएनए जो है ये प्रतिकरण नहीं करते हैं और इनमें प्रतिकरण का गुण नहीं पाया जाता है। ठीक है। डीएनए आनुवांशिक प्रभावों के संचरण को नियंत्रित करता है, मतलब डीएनए को आनुवांशिक जो प्रभाव हैं उसके संचरण को नियंत्रित करने के लिए मेनली जाना जाता है, इसीलिए इसको बोला जाता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है, आरएनए जो है वो प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। तो ये इसके क्रियात्मक अंतर हो गए। क्रियात्मक अंतर क्या थे, ठीक है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन हो चुका है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो आज का जो क्लास है उसमें मैंने आपको टॉप 7 ऐसे क्वेश्चन बताए जो आप खुद ही देख सकते हैं कितने हाई रेटेड थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे भैया। 2-2 नंबर के, यहाँ 3 नंबर 4 नंबर के क्वेश्चन तक मैंने बताए। तो इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी मिस मत करना मेरे स्टूडेंट, सारे के सारे क्वेश्चन पढ़ना। और अब हम करेंगे कुछ बड़ा और तैयारी हमारी होगी जबरदस्त। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा, ये 7 क्वेश्चन आपको समझ में आ चुके होंगे। सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।